Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope that you all are doing well and enjoying good health. I am your biology teacher Muhammad Faisal of grade 10. Today in this lecture we are going to discuss the mechanism of breathing. Let's start our lecture. तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 10 है गैसियस एक्सचेंज। आज हमने उसका लेक्चर नंबर 5 डिलीवर करना है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। बच्चों, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का उर्दू में माना देखें तो इसका मतलब होता है अमले तनफ़ुस का तरीक़ाकार। तो बच्चों, ब्रीथिंग को हम उर्दू में कहते हैं अमले तनफ़ुस। अमले तनफ़ुस से मुराद सांस लेना है, सांस लेने का तरीक़ाकार। बच्चों, अब ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है हम इसको डिवाइड कर देते हैं दो स्टेप्स के अंदर। पहला जो स्टेप है हम उसको कहते हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। जो पहला जो स्टेप है हम उसको कहते हैं इंस्पायरेशन या हम इसको कहते हैं इनहेलेशन। बच्चों, ये जो स्टेप है इस स्टेप में हम हवा को जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं, जबकि जो दूसरा हमारे पास स्टेप है उस स्टेप को बच्चों हम कहते हैं एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। बच्चों, ये जो दूसरा स्टेप है ये पहले स्टेप के बिल्कुल उलट है। इस स्टेप में हम हवा को जिस्म से बाहर निकालते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे जिस्म के अंदर हवा दाखिल होती है तो किस तरह से होती है। बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जो हमारे लंग्स हैं वो स्पॉन्जी और इलास्टिक आर्गन हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जो हमारे लंग्स हैं वो स्पॉन्जी और इलास्टिक आर्गन है। मतलब कि जो हमारे लंग्स हैं वो सोफे की तरह और लचकदार आर्गन हैं। बच्चों, हमारे जो लंग्स हैं यानी कि जो फेफड़े हैं उनकी मिसाल कुछ इस तरह से है जैसे कि अगर एक आदमी सोफे के ऊपर बैठ जाए तो वो सोफ़ा दब जाता है, कंप्रेस हो जाता है। अगर वो आदमी सोफे से उठ जाए तो वो सोफ़ा वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे लंग्स हैं ना तो वो अपनी मर्जी से हवा को जिस्म के अंदर लेकर आ सकते हैं, ना ही अपनी मर्जी से हवा को जिस्म से बाहर निकाल सकते हैं। बच्चों, अब हम जिस्म से हवा को बाहर या अंदर कैसे लेकर जाएंगे। तो बच्चों, जो हमारे फेफड़े हैं अगर हम उन पर प्रेशर को बढ़ा देंगे तो हमारे फेफड़े सिकुड़ जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे और उनसे हवा बाहर निकल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि अगर हम एक सोफे में पानी भर दें और उसको दबाएं तो वो पानी बाहर निकल जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपने लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उनके अंदर मौजूद हवा बाहर निकल जाएगी। तो अब हम डायग्राम की मदद से समझते हैं कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएं लंग्स पर तो हवा किस तरह से बाहर निकलेगी और वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लंग्स पर प्रेशर बढ़ाती हैं, दबाव डालती हैं। अब हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपके सामने यहाँ पर डायग्राम ड्रा की है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो रेड कलर के मैंने स्ट्रक्चर शो किए हैं ये हमारे पास लंग्स हैं। अब बच्चों, ये जो लंग्स हैं इनके ऊपर पाई जाती है रिब्स। ये जो मैंने आपको ब्लैक कलर की जो स्ट्रक्चर शो किए हैं ये लाइनें जो हैं इनको बच्चों हम कहते हैं रिब्स। ये हैं रिब्स। ये रिब्स किन्हें कहते हैं बच्चों? रिब्स कहते हैं पसलियों को। और ये जो आपको एक ब्लैक कलर की थिक लेयर नजर आ रही है इसको हम कहते हैं डायाफ्राम। ये जो बच्चों स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डायाफ्राम। बच्चों, ये जो डायाफ्राम है इसके साइड पर मसल अटैच होते हैं। यहाँ पर मसल अटैच होते हैं, यहाँ पर मसल अटैच होते हैं। और ये जो डायाफ्राम है बच्चों ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो बच्चों, जो अब हमारे लंग्स हैं हम इनके अंदर हवा किस तरह से लेकर आएंगे। बच्चों, हमें अगर जिस्म के अंदर हवा लेकर आनी है तो हमें अपने चेस्ट कैविटी के एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा।
तो बच्चों ये जो हमारी पसलियां हैं और जो ये डायफ्राम है, ये दोनों मिलकर लंग्स पर प्रेशर डालती हैं और चेस्ट कैविटी के एरिया को डिक्रीज करती हैं। अब बच्चों हवा किस तरह से एंटर होगी बच्चों, जब ये रिब्स रिलैक्स होंगी, यानी कि ये रिब्स जब रिलैक्स होंगी तो ये रेज हो जाएंगी, ये फेफड़ों से उठ जाएंगी। जब रिब्स रिलैक्स होंगी, रिब्स रिलैक्स होंगी और ऊपर उठ जाएंगी, इस तरह फॉरवर्ड आ जाएंगी। और जो डायफ्राम है जब वो कंट्रैक्ट होगी, जब इसे मसल इस साइड पर खींचेंगे और इस साइड पर खींचेंगे, तो ये जो डायफ्राम है डोम शेप की डायफ्राम, ये लेस डोम बन जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। इस तरह से बच्चों लंग्स पर प्रेशर कम हो जाएगा और हवा फेफड़ों में दाखिल हो जाएगी। यहाँ से बच्चों जो एयर है वो फेफड़ों में दाखिल हो जाएगी। बच्चों फिर से बताता हूँ, जो हमारे रिब्स हैं पसलियां, जब वो रिलैक्स होती हैं तो वो रेस हो जाती हैं, फॉरवर्ड ऊपर उठ जाती हैं। और जब ये डायफ्राम को मसल कंट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, तो ये डायफ्राम नीचे आ जाती है। इस तरह से ना ही पसलियों का प्रेशर फेफड़ों पर रहता है और ना ही डायफ्राम का प्रेशर फेफड़ों पर रहता है, और चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज हो जाता है और हवा फेफड़ों के अंदर दाखिल हो जाती है। तो बच्चों जो इनहेलेशन का प्रोसेस है, इसमें हवा किस तरह से दाखिल होती है, जो हमारी रिब्स हैं पसलियां हैं, रिब्स जो हैं बच्चों ये रिलैक्स होती हैं और ये उठ जाती हैं, उभर जाती हैं, ऊपर रेज्ड हो जाती हैं। फेफड़ों से ये ऊपर उठ जाती हैं जब रिब्स रिलैक्स होती हैं। सिमिलरली जब डायाफ्रेम जो डोम शेप डायाफ्रेम है, गुंबद की तरह डोम्ड शेप जो डायाफ्राम है बच्चों, जब वो कंट्रैक्ट होती है तो वो नीचे आ जाती है। इस तरह से बच्चों जब ये डोम शेप डायफ्राम कंट्रैक्ट होती है तो नीचे आ जाती है, जब ये रिब्स रिलैक्स होती हैं तो ऊपर उठ जाती हैं। इस तरह से जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया है, जब ये डोम शेप डायफ्राम कंट्रैक्ट होगी, जब ये डोम शेप डायफ्राम बच्चों कंट्रैक्ट होगी यानी कि सिकुड़ेगी, तो ये नीचे आ जाएगी। इस तरह से इसको मसल इस साइड से खींचेंगे और इस साइड से खींचेंगे तो ये डायफ्राम जो है ये नीचे आ जाएगी, और जब ये रिब्स रिलैक्स होंगी तो ये ऊपर उठ जाएंगी। इस तरह से ये ऊपर उठ जाएंगी, यहाँ से बच्चों ये रिब्स ऊपर उठ जाएंगी और डायफ्राम नीचे आ जाएगा। तो लंग्स पर प्रेशर खत्म हो जाएगा, चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज हो जाएगा और हवा फेफड़ों के अंदर दाखिल हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि फेफड़ों से बाहर हवा किस तरह से निकलेगी। एक्सेलेशन के प्रोसेस को अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम एक्सेलेशन के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं कि इस प्रोसेस में हवा जिस्म से बाहर किस तरह से निकलेगी। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि इनहेलेशन में अगर हम हवा जिस्म के अंदर लाते हैं तो हमें अपने चेस्ट कैविटी के एरिया को इंक्रीज करना पड़ता है, और वो इंक्रीज किस तरह से होता है, जब रिब्स रिलैक्स होती हैं तो वो ऊपर उठ जाती हैं फॉरवर्ड, और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो नीचे आ जाती है, चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज हो जाता है और लंग्स पर प्रेशर कम हो जाता है, तो हवा जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है। बिल्कुल इसके उलट जब पसलियां फेफड़ों पर प्रेशर बढ़ाएंगी और डायफ्राम जो जब रिलैक्स होगी तो वो भी प्रेशर बढ़ाएगी फेफड़ों पर, फेफड़े कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फेफड़ों पर प्रेशर ज्यादा होगा तो वो हवा बाहर निकाल देगा। अब हम डायग्राम में देखते हैं कि किस तरह। बच्चों ये जो हमारे लंग्स हैं इनके ऊपर पाई जाती हैं रिब्स, तो बच्चे ये जो रिब्स हैं पसलियां हैं अब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जिस तरह के ये पहले रिलैक्स हुई थी और ऊपर उठ गई थी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी और वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएंगी, यानी कि फिर से पीछे आ जाएंगी और फेफड़ों पर प्रेशर बढ़ा देंगी। और बच्चों ये जो डायफ्राम है, ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये अब रिलैक्स होगी। जिस तरह के पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हुई थी और नीचे आ गई थी, अब ये रिलैक्स होगी और वापस डूम शेप अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको ऑर्गेनाइज कर लेगी, और फिर ये बच्चों डायफ्राम और जो रिब्स हैं ये दोनों मिलकर फेफड़ों पर प्रेशर डालेंगी और इस तरह से बच्चों फेफड़ों से हवा बाहर निकल जाएगी।
और बच्चों लंग्स पर प्रेशर डालती हैं, लंग्स को प्रेशर आइज कर देती हैं। और बच्चों जो डूम शेप डायफ्रेम है वो रिलैक्स होती है और वापस अपनी ओरिजिनल हालत में चली जाती है। अब ये रिब्स भी और जो डूम शेप डायफ्राम है ये दोनों मिलकर फेफड़ों को कंप्रेस कर देती हैं और हवा बाहर निकल जाती है। बच्चों जो ह्यूमन नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है वो 16 से 20 टाइम पर मिनट है। 16 से 20 टाइम पर मिनट बच्चों ब्रीथिंग रेट होता है रेस्ट की हालत में एक इंसान का। अगर बच्चों हम बात करें कि जब हम एक्सरसाइज या हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होकर वो हो जाता है 30 से 40 टाइम पर मिनट। बच्चों जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो खून के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के हवाले से बड़ा हसास होता है। बच्चों जब हम एक्सरसाइज या हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाता है और फिर हमें बच्चों ब्रीथिंग के जो प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर जो पैदा होती है उसकी मिकदार ज्यादा हो जाती है। बच्चों ड्यूरिंग हार्ड वर्क या फिर एक्सरसाइज या हार्ड वर्क के दौरान बच्चों जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चों जब रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की बच्चों जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है वो मैसेज सेंड करता है मसल्स को, मसल को बच्चों वो मैसेज सेंड करता है, मैसेज सेंड करता है मसल को, मसल्स को बच्चों मैसेज सेंड करता है कि वो ब्रीथिंग के रेट को इंक्रीज करें और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर जो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है उसको बॉडी से रिलीज आउट करें। इस तरह से रेस्पिरेटरी सेंटर मैसेज सेंड करता है मसल्स को ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के अंदर पाई जाती है और वो बढ़ रही है उसको बाहर निकालें बॉडी से और ब्रीथिंग का रेट यानी कि तेज करें। तो इस तरह से बच्चों मैंने बताया कि हमारे जिस्म के अंदर हवा किस तरह से दाखिल होती है और किस तरह से बाहर निकलती है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस किया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।